पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 25 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, आपको 75 क्वेश्चन के पीछे भागना है अगर सिलेक्शन चाहिए। तो अगर मैं जीएस पेपर 3 की तैयारी कर रहा हूँ, सपोज आई एम रिवाइजिंग और यू कैन से प्रिपेयरिंग फॉर जीएस पेपर 3, तो मैं सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट कवर करूँगा? इकोनॉमी। दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी, और तीसरे नंबर पे देखूंगा मेरे को क्या कवर करना है कि मेरे को 100 में से 25 क्वेश्चन तो डिफ़िकल्टी हैं, 75 क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, उस 75 में से अगर आप अपने आप को इस तरीके से रेडी करके जाओ कि 50 क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट करके गए हो, मतलब एटलीस्ट ब्रॉड टॉपिक्स कि ये क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक में से आ सकता है क्वेश्चन, तो आपका कितना काम वहाँ पर ईजी हो जाएगा। Get ready? इकोनॉमिक्स, इट इज़ नॉट इकोनॉमिक्स, क्लियर? इकोनॉमिक्स तो है ही नहीं भाई, ये इकोनॉमी, और इकोनॉमी में भी इंडियन इकोनॉमी। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी? बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी? अरे बोथ आर सब्जेक्ट्स यार, क्लियर? yes or no? When we talk about economics, clear, so economics is, मतलब economics is dealing with theories, clear, like demand supply theory। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये डिमांड सप्लाई थ्योरी कहाँ से आई? हाउ मेनी ऑफ यू आर साइंस बैकग्राउंड? ओके, सो लाइक साइंस में आपने पढ़ा होगा न्यूटन, मतलब सभी ने पढ़ा होगा टिल 10th, क्लियर? तो न्यूटन के 3 लॉज, तो इफ आई आस्क यू means what are the basis of Newton 3 laws, so that is theory part, clear? But if I ask you the application of Newton 3 laws, clear, that is application, so that is Indian economy। तो मतलब Indian economy is application, clear, whereas economics is subject। तो ये clarity आपको होना बहुत ज़रूरी है। Why? Because if you see when we prepare for any competitive exam, because this is competitive exam, this is not academic exam, clear? तो competitive exam में they are asking application part, clear, like application part में they are going to ask you the application of demand supply, they are not going to ask you demand supply कहाँ से आया, ऐसे और भी बहुत सारी theories हैं इकोनॉमी में, clear? so they are not going to ask you the theories कि वो theories का basis क्या है, उसका derivation क्या है, no। तो अगर आप वो सब कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्लियर? तो यू हैव टू ओनली फोकस ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो अगर आप अपना प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे या मेंस का सिलेबस देखोगे, तो दे हैव यूज्ड अ वर्ड ईदर इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे नेवर यूज अ वर्ड इकोनॉमिक्स, क्लियर? तो आपको इकोनॉमिक्स वर्ड दिखेगा ही नहीं कहीं, क्लियर? तो दे हैव यूज्ड अ वर्ड इंडियन इकोनॉमी एज, और यू कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लियर? तो ये सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दैट वी आर नॉट स्टडिंग इकोनॉमिक्स। तो कल को आप कोई उठा के थ्योरीज पढ़ना शुरू कर दे तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, क्लियर? क्लियर? नंबर 1। नंबर टू, अब जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी, क्लियर, तो यू नो दैट इंडियन इकोनॉमी हैज़ अ रेलिवेंस इन बोथ योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, प्लस इन योर पर्सनैलिटी टेस्ट ऑल्सो, दैट इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू गलत वर्ड है, पर्सनैलिटी टेस्ट इज द करेक्ट वर्ड, क्लियर? तो इंटरव्यू तो हम जनता ने बना दिया है, क्लियर? तो अल्टीमेटली इट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। तो अगर आप देखोगे अपने पास 3 लेवल है, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। So if you see prelims, so can you tell me in prelims how many questions are coming from Indian economy? कितने? अरे थोड़ा राउंडली बोलो यार, खाना वाना नहीं खा के है क्या? नहीं खाएगा खाना? एवरेज 20, व्हाट इज एवरेज 20 यार? क्या? अप्रॉक्स 18 to 19, 14 to 15। देखो देयर इज रेंज। तो अगर मैं 2011 से 2012, बस 2011 से इफ आई टुक अ पेपर फ्रॉम 2025, तो आपको पता होगा 2000, वाई 2011? बिकॉज बिफोर 2011 वी हैव डिफरेंट सिलेबस, क्लियर? तो 2011 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था, देन दे मेंशन इंडियन इकोनॉमी, क्लियर? तो 2011 से अगर मैं प्रीलिम्स के पेपर देखूं, इफ आई सी द प्रीलिम्स पेपर फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स, क्लियर, प्लस टिल 2025, तो मेरे पास ये 15 साल का डेटा है, क्लियर? तो इस 15 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली दे हैव आस्क्ड मिनिमम 10 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम 23 to 24 क्वेश्चन। तो आई कैनॉट से विद श्योरिटी कि इतने क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ इतना कह सकता हूँ 10 से लेके 24 के बीच में क्वेश्चन पूछते ही हैं, क्लियर? तो मिनिमम 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्लियर? मैक्सिमम 24 या इन बिटवीन, क्लियर? तो आई कैनॉट से विद श्योरिटी कि भाई 15 पूछेगा या 20 पूछेगा, वो उनकी मर्जी है। बट एक चीज़ श्योर है कि 10 क्वेश्चन से लेके 24 क्वेश्चन के बीच में है, क्लियर? तो इफ 10 क्वेश्चन आर लेयर, लाइक 2012 के अंदर 23 क्वेश्चन थे, क्लियर, विद फ्रॉम दिस इंडियन इकोनॉमी। तो एक क्वेश्चन आपको पता है 2 मार्क्स का है,
क्लियर। तो अल्टीमेटली 20 मार्क्स टू, अगर मैं 24 देखूँ कितने हो गए, क्लियर, 48 मार्क्स। क्लियर, कट ऑफ कितनी जाती है, 90। क्लियर, तो अगर 24 क्वेश्चन आ गए, 24 में से अगर 20 भी सही हो गए तो 40 नंबर तो यहीं पे हो गए। तो लेट्स, हमें फिर कितने और चाहिए, 50 चाहिए ना और। क्लियर, एंड लाइफ इज मैथ्स। ओके, तो लाइफ इज मैथ्स, तो लाइफ मैथ्स है भाई। क्लियर, तो मेरे को एग्जाम क्लियर करना है, मेरे को नॉलेज नहीं दिखानी। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आई विल टेल यू वन मोर थिंग, कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 100 के 100 क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई भी नहीं है ना, मत करना भी मत। वाई? बिकॉज 25 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे विच नो वन नोज, मैं भी नहीं जानता हूँ। क्लियर, तो 25 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे यूपीएससी के अंदर विच आर वेरी डिफिकल्ट। क्लियर, विच आर वेरी डिफिकल्ट। तो वो 25 क्वेश्चन विल नॉट डिसाइड योर सिलेक्शन, 75 क्वेश्चन विल डिसाइड योर सिलेक्शन। क्लियर। तो मैं आपको एक बताता हूँ, एक विशेष साइकिल में जो बच्चे आके बोलते हैं ना, मतलब दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक बच्चा आके बोलता है मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्लियर। एक बोलता है मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ दिया लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि उसको समझदारी, उसने मतलब दैट स्टूडेंट हैज़ डन अ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इन व्हाट सेंस, ही नोज कि मेरे को 70-75 क्वेश्चन के पीछे भागना है। क्लियर। 25 क्वेश्चन के पीछे मैं नहीं भागूंगा। 25 क्वेश्चन के पीछे मैं तब भागूंगा व्हेन आई एम 101% श्योर कि मैं 70-75 क्वेश्चन को अच्छी तरह रेडी कर चुका हूँ। क्लियर, देन ओनली आई रन आफ्टर 25 क्वेश्चन। तो पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 25 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, आपको 75 क्वेश्चन के पीछे भागना है अगर सिलेक्शन चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो आपसे ये पूछेगा प्रीलिम्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मेंस क्लियर हुआ या नहीं। क्लियर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 10 से 24 क्वेश्चन है। क्लियर। तो आप देख सकते हो 20 से 48 मार्क्स की आपकी इंडियन इकोनॉमी आती है, जो हम पिछले 15 साल में देख चुके हैं। क्लियर। लाइक अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ 2025 में, तो लगभग 14 क्वेश्चन के अराउंड थे। क्लियर। तो आपके क्वेश्चन वो वेरी करते हैं, बट हाँ इस रेंज में रहेंगे। तो मिनिमम 10, मैक्सिमम 24 और इन बिटवीन। तो वो यूपीएससी वालों को डिसाइड करना है, तो हम नहीं डिसाइड करेंगे। क्लियर, नंबर 1। अब यहाँ पर अगर मैं मेंस की बात करूँ, तो मेंस के अंदर दे हैव मेंशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो इंडियन इकोनॉमी, क्लियर, इंडियन एग्रीकल्चर, उन सब के ऊपर बात करिए। क्लियर। नाउ आई वांट टू आस्क यू कि मेंस के अंदर कितनी वेटेज है इंडियन इकोनॉमी की, कितनी कितनी? कौन से पेपर में? 1 2 3 4, 3 में है ना, जीएस 3 में। क्लियर। तो इफ़ यू सी जीएस पेपर 3, क्लियर, तो जीएस पेपर 3 के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? 1 is economic development, or you can say Indian economy. 2nd, science and tech. 3rd, environment. Clear. 4th, disaster management. And 5th, security. 5 subjects. और जीएस पेपर 3 में कितने क्वेश्चंस आते हैं? सेट पैटर्न है, चाहे 1 हो, 2 हो, चाहे 3 हो। क्लियर। तो 1 2 3 के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, देखा ही होगा आपने। क्लियर। तो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जीएस पेपर 3 में, जिसमें से 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 10 मार्क के। और रेस्ट 10 मार्क्स कितने के? 15 मार्क। तो मतलब 10 मार्कर एंड 15 मार्कर। क्लियर। तो अल्टीमेटली उनका यूपीएससी का पूरा सेट है। 10 मार्कर यू हैव टू राइट इन समवेयर अराउंड 150 वर्ड्स, 15 मार्कर यू हैव टू राइट अराउंड 250 वर्ड्स। क्लियर। तो अल्टीमेटली 10 और 15 मार्क्स। क्लियर। तो अल्टीमेटली आपका टोटल पेपर कितने का है? वो 250 मार्क्स का। अब 250 मार्क्स में से 8 to 10 क्वेश्चन आर फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। क्लियर। तो अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब 4 क्वेश्चन वो देंगे आपको 10 मार्क के, और 4 क्वेश्चन देंगे वो आपको 15 मार्क के। क्लियर। और अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वैसे ही 5 क्वेश्चन 10 मार्क के, 5 क्वेश्चन आपके 15 मार्क के। तो अल्टीमेटली 8 to 10 क्वेश्चन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 40 to 50% पेपर इंडियन इकोनॉमी का है? यस और नो? 40 to 50 क्वेश्चन आपका इंडियन इकोनॉमी का है। अब देखो यहीं पे आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी मेंस की भी। क्लियर। तो अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से 8 से 10 क्वेश्चन तो मेरे किसके हैं? इंडियन इकोनॉमी के। क्लियर। 4 से 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ किसके? यूपीएससी पूछ रहा है इसी पेपर के अंदर, सिक्योरिटी के। क्लियर। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 8 से 10 और 4 से 5 देखूँ तो कितने हो गए? तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन। क्लियर। अब जो बाकी के जो बच गए क्वेश्चन आपके, जो भी 5-7 क्वेश्चन बच गए, वो आपके आ रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट। तो अगर मैं जीएस पेपर 3 की तैयारी कर रहा हूँ, सपोज आई एम रिवाइजिंग और यू कैन से प्रिपेयरिंग फॉर जीएस पेपर 3, तो मैं सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट कवर करूँगा? इकोनॉमी। दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी, और तीसरे नंबर पे देखूंगा मेरे को क्या कवर करना है। क्लियर। क्या कवर करना है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट और आपका जो साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट,
क्लियर। तो ये ऐसे टॉपिक है जो आपको नहीं पता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। क्लियर। और जिस एरिया से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर आपका प्रिडिक्शन भी बढ़ जाता है। क्लियर। तो अगर मेरे सिक्योरिटी में 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप यूपीएससी को जो मतलब देर इज यू कैन से वन सेइंग कि दिस यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, बट मैं ये बोलता हूँ जितना अनप्रेडिक्टेबल है उतना प्रेडिक्टेबल भी है। क्लियर। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला कि मेरे को 100 में से 25 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट ही हैं, 75 क्वेश्चन जो आप कर सकते हो। उस 75 में से अगर आप अपने आप को इस तरीके से रेडी करके जाओ कि 50 क्वेश्चन आप प्रेडिक्ट करके गए हो, मतलब एटलीस्ट ब्रॉड टॉपिक्स कि ये क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक में से आ सकता है क्वेश्चन, तो आपका कितना काम वहाँ पर ईजी हो जाएगा। क्लियर। तो अल्टीमेटली सिलेक्शन से मतलब है। तो आप ये देखो कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 50% इज योर इंडियन इकोनॉमी, देन यू कैन से सिक्योरिटी एंड देन अदर सब्जेक्ट। क्लियर। तो आप GS3 जब रेडी कर रहे हो तो आप सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को रेडी करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। क्लियर। और यहीं पे आपको एक लूप होल बताता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के 250 में से मतलब इस पेपर के अंदर मार्क्स कम आते हैं। वाई? बिकॉज दे निगलेक्ट इंडियन इकोनॉमी। क्लियर। दे निगलेक्ट इंडियन इकोनॉमी। और क्यों करते हैं वो भी आपको समझाऊंगा। क्लियर। क्यों करते हैं वो भी समझाऊंगा। क्लियर। तो एक तो कारण है मटेरियल नहीं है। क्लियर। कोई पढ़ाता नहीं है, अभी समझ आ जाएगा कैसे। क्लियर। तो आप देखोगे तो इसकी मार्क्स की वेटेज है। फिर आता है आपका क्या? पर्सनैलिटी टेस्ट। तो वहाँ पर भी आपने देखा है इधर दे लास्ट यू क्वेश्चन ऑन योर यू कैन से डैफ जो आप भरोगे उसमें कि मैंने कहाँ से स्कूलिंग करी, कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ से मेरा कॉलेज है, इफ जॉब एक्सपीरियंस। तो कुछ पार्ट तो आपका वही होता है। कुछ पार्ट दे यूज टू आस्क करंट अफेयर्स कि अभी करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। क्लियर। करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। और उस समय जिस समय आप पर्सनैलिटी टेस्ट दे रहे होगे तो अगर कोई इकोनॉमिक इशू चल रहा होगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो अल्टीमेटली पर्सनैलिटी टेस्ट में भी वेटेज है। क्लियर। और ऐसा हो नहीं सकता कि जब भी आप पर्सनैलिटी टेस्ट दे रहे हो तो कोई ना कोई इकोनॉमिक इशू तो चल ही रहा होता है। क्लियर। तो कोई ना कोई इकोनॉमिक इशू चल ही रहा होगा। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि कोई इकोनॉमिक इशू नहीं चल रहा होगा। क्लियर। अभी आजकल क्या चल रहा है इकोनॉमिक इशू बताओगे? ये मत बोलना AI समिट चल रहा है। क्लियर। AI समिट में तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी चल रही है। क्लियर। मतलब गलगोटिया ने रोबो बना दिया। तो व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर। बताओ क्या चल रहा है। मैं अभी पूछ रहा हूँ अभी इकोनॉमी में क्या चल रहा है न्यूज़पेपर में। इंडिया एंड US ट्रेड डील। तो ये तो IR में भी आ गया। सीधा सीधा बजट चल रहा है, बजट जा चुका है। क्लियर। बताओ दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। क्या क्या चल रहा है बताओ भाई। अभी लेटेस्ट और हॉट टॉपिक चल रहा है वो आपका CPI की सीरीज चेंज हुई है, पता होगा। समझ रहे? 12 तारीख को नई CPI की सीरीज आई है, पढ़ोगे, पढ़ाऊंगा आपको इन्फ्लेशन में। क्लियर। तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट राइट नाउ दे आर यू कैन से सो मेनी आर्टिकल्स यू विल फाइंड इन ईदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और एनी न्यूज़पेपर। क्लियर। तो आपको ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज पता होने चाहिए। क्लियर। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट दीज थिंग्स। क्लियर। तो टेंशन मतलब नहीं पता तो पता लग जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वेटेज, तो पहले तो आप जब भी किसी सब्जेक्ट को तैयार करते हो तो यू मस्ट नो द वेटेज कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है या नहीं पढ़ना। क्लियर। अगर वेटेज ज़्यादा है तो नो डाउट चाहे हंस के पढ़ो चाहे रो के पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। लाइक अब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूँ, अब हिस्ट्री वाला कोई नाराज मत हो जाना, ऑप्शनल हो किसी का। अब वर्ल्ड हिस्ट्री का GS में से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, देखा होगा आपने। तो अगर आप देखोगे UPSC के मूड के ऊपर है, तो अगर मैं 2013 से लेके 2025 तक के मेंस के पेपर देखूंगा तो वेरी लेस क्वेश्चंस आर फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, वेरी लेस। तो अगर मैं मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ के भी चला जाऊँ, क्लियर, या फिर ऊपर ऊपर से भी पढ़ लूँ थोड़ा बहुत तो चलेगा, आई कैन मैनेज इट। क्लियर। बट अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के साथ ये इनजस्टिस नहीं कर सकता। क्लियर। इंडियन इकोनॉमी के साथ ये इनजस्टिस नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सब्जेक्ट फॉर UPSC यू हैव टू फर्स्ट सी द वेटेज कि भाई उसमें से मार्क्स आ भी रहे हैं नहीं आ रहे। क्लियर। और आ रहे हैं तो कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्लियर। देन ओनली यू विल डिसाइड कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है या छोड़ना है। क्लियर। ये सब्जेक्ट पढ़ना है या छोड़ना है। जैसे अगर मैं बात करूँ पेपर 2 में गवर्नेंस, क्लियर, गवर्नेंस, तो मैं इतनी उसमें मेहनत नहीं करूँगा कि एक आध क्वेश्चन अगर आ भी रहा है तो थोड़ा सा सिलेक्टेड रिस्क ले लूँगा। सिमिलरली एथिक्स में वो थिंकर्स, एक क्वेश्चन के लिए मैं इतने सारे थिंकर्स नहीं रटूंगा, मतलब आई विल टेक अ कॉल बट सिलेक्टेड रटूंगा। क्लियर। क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए मैं इतने सारी मेहनत लगा दूं और मेरे को रिटर्न नहीं मिल रहे, बिकॉज आई एम इकोनॉमी टीचर, तो मैं तो वही सीधा रिटर्न पे बात करता हूँ। क्लियर। रिटर्न पे बात करूँगा। क्लियर। रिटर्न मतलब इन सेंस कि अगर मैं अपने 10 घंटे लगा रहा हूँ
तो ये 10 घंटे मेरे को कितना रिटर्न दे रहे हैं, क्लियर, 10 घंटे मेरे को कितना रिटर्न देंगे, क्लियर। तो अल्टीमेटली दिस इज द थिंग। तो ऐसे ही मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो हाउ मच रिटर्न आई एम गेटिंग, देन ओनली यू डिसाइड, क्लियर। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये चीज़ है, क्लियर। तो वेटेज के अंदर यहाँ पर हम ये देखते हैं। थर्ड, अब हम यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए इंडियन इकोनॉमी के, क्लियर। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, क्लियर। तो कोई बताएगा क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे, एनी वन, आरबीआई, ओके, और जीडीपी, और 5 ईयर प्लान्स, कौन बोला 5 ईयर प्लान, ओके, बात करेंगे इस पर। बजट, ओके, और कितना ने इस साल का बजट पढ़ा है, क्या पढ़ा है उसमें, डिस्कस तो हर साल ही हो रही है यार, क्या नया पढ़ा है तुमने, क्या नया देखा, क्या है बजट में, कुछ खास नहीं है, ये तो आम जनता की भाषा होगी, क्या पढ़ा है बताओ। ऑरेंज इकॉनमी, हाँ तो ऑरेंज इकॉनमी तो बन ही रही है यार, तो बताओ। ओके, 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 और क्या पढ़ा, क्या पढ़ा। मैं तो इसलिए पूछ रहा था, सबसे पहले अगर आप में से कोई, अगर किसी ने सही तरह पढ़ा होता ना, तो वो मेरे को ये बोलता, सर दिस बजट इज यूथ शक्ति ड्रिवन बजट, बोला है ना, मैंने नहीं बोला, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है, क्लियर, बोला है ना, युवा शक्ति, क्लियर। फिर आप में से ये बोलते मुझे कि सर इस बजट के 3 कर्तव्य हैं भाई, तो दिस इज व्हाट, 3 कर्तव्यों की बात करी है आपने, तो बिट्स एंड पीसेस है। चलो बात करेंगे बजट की भी, क्लियर। तो चलो हम इसमें पहले आपको मैं लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बताता हूँ। तो राइट, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन इंडियन इकोनॉमी, नंबर 1, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन इंडियन इकोनॉमी। तो दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, चेंज कर लो, क्या नाम है इनका, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स, अच्छा लिख, इंडियन इकोनॉमी, क्लियर। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन इंडियन इकोनॉमी, नंबर 1 फिस्कल पॉलिसी, नंबर 1 फिस्कल पॉलिसी, नंबर 1 फिस्कल पॉलिसी, नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी, नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी, नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी, नंबर 3 इन्फ्लेशन, नंबर 4 बताओ क्या होगा, नहीं, मैं जीडीपी लास्ट में करवाता हूँ, क्लियर, क्यों कराता हूँ बता दूंगा। नंबर 4 बैलेंस ऑफ पेमेंट, नंबर 4 बैलेंस ऑफ पेमेंट, नंबर 5 इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपके 3 चीज़ें आती हैं, मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारा फोकस होता है, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ एंड आईएमएफ, क्लियर। सो राइट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सो राइट इन फ्रंट ऑफ दिस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ, क्लियर। बैंकिंग नेक्स्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में विल टॉक अबाउट मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, क्लियर, फाइनेंशियल मार्केट, क्लियर। सो ब्रैकेट में लिख लो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन फ्रंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, 8th point is sectors of economy. So no doubt when I am saying sectors of economy, we'll talk about agriculture, industry and service. तो लिख लो इसके साथ भी ब्रैकेट में, एग्रीकल्चर, कॉमा, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, क्लियर। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल,
इन्वेस्टमेंट मॉडल। नेक्स्ट क्या होगा बताओ? टैक्सेशन, टैक्सेशन, टैक्सेशन। क्लियर? नेक्स्ट वो सर्विसेज में आएगी ना, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ई कॉमर्स वगैरह वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट नेशनल इनकम, या फिर हम कह सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जिसमें। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम, जिसमें हम बात कर सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, मतलब जीडीपी और उन सब। क्लियर? नेक्स्ट 12th, मतलब कौन सा नंबर आ गए? 12, 13। क्लियर? नेक्स्ट योर प्लानिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? तो ये आपके ब्रॉड 13 थीम्स है दैट वी हैव टू कवर। क्लियर? तो कुछ लगता है सर ये टॉपिक रह गया, पूछ लो। बजट की अगर मैं बात करूं, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। क्लियर? क्लियर? तो कई जगह पे टैक्सेशन भी फिस्कल पॉलिसी के साथ कवर होता है, बट आई विल कवर इट सेपरेटली। क्लियर? आई विल कवर इट सेपरेटली। और कुछ कि सर ये टॉपिक आपने छोड़ दिया या खा गए या बताया नहीं आपने, यू हैव अ फुल राइट टू आस्क। यस और नो? बोलो। कोई टीचर राइट नहीं देगा, मैं ही देता हूँ उसे राइट। क्लियर? बताओ कोई टॉपिक सर ये वाला हम कवर करेंगे या नहीं करेंगे, पूछ लो, अभी बाद में नहीं बताऊंगा फिर मैं। हैं? एग्रोनॉमी बेटा, जब एग्रीकल्चर की बात करेंगे तब बात करेंगे ना। और कोई? या कहो सर जहाँ ले जाओगे हम वहाँ चल पड़ेंगे। यस और नो? अब देखो इसमें जो पहले 7 टॉपिक आपको लिखवाए मैंने फाइनेंशियल मार्केट तक। क्लियर? दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। क्लियर? तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको क्या बोला कि 10 से 24 क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी में से। सपोज कर लो यूपीएससी ने 12 क्वेश्चन पूछ लिए इस बार, सपोज कर लो कि 2026 में 12 क्वेश्चन पूछ लिए, तो 12 में से 6 या 7 क्वेश्चन आपके इन 7 टॉपिक्स में से। क्लियर? तो मतलब ये दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? फॉर प्रीलिम्स। क्लियर? अब उसके बाद जो बाकी के जो टॉपिक्स लिखवाए आपको, मतलब टॉपिक नंबर 8, 9, 10 एज वेल एज 11 ऑल्सो। क्लियर? दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन्स। क्लियर? सॉरी 11 के बाद 12 भी, ग्रोथ वाला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला भी। तो जो बाकी के टॉपिक है लास्ट वाला छोड़ देना, 13 वाला। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं कि आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से लेके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक वाले, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। क्लियर? तो अभी मैंने मेंस में आपको बोला 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर सपोज करो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 8 में से 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के ही होंगे। क्लियर? उठा के देख सकते हो, 2013 से लेके 2025 तक के मेंस के क्वेश्चन उठा के देख लेना। तो इसका मतलब अगर मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब जीएस पेपर 3 की, क्लियर, तो मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर पढ़ूंगा। क्लियर? क्यों? एग्रीकल्चर में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर? तो 2 10 मार्क्स के, 2 15 मार्क्स के, तो अल्टीमेटली मेरे 50 नंबर तो यही देगा मेरे को। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका इंडस्ट्री से। क्लियर? एक क्वेश्चन आता है इंडस्ट्री से, 5 हो गए। क्लियर? फिर एक क्वेश्चन आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल से, 6 हो गए। क्लियर? और एक क्वेश्चन पूछेगा वो ग्रोथ से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 7। बाकी के 1-2 क्वेश्चन वो अपनी मर्जी से कहीं से भी घूम। तो मतलब 7 क्वेश्चन आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो इसमें, मेंस में। क्लियर? तो 7 क्वेश्चन आपके इजी टू प्रेडिक्ट है। क्लियर? बाकी के जो 1-2 क्वेश्चन जो और देना है वो उनकी मर्जी है, कहीं से भी उठा के देंगे। हो सकता है इंडस्ट्री के 2 क्वेश्चन पूछ। क्लियर? हो सकता है उनका मन कर गया कि फिजिकल पॉलिसी का इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे बहुत कम पूछते हैं। क्लियर? तो अल्टीमेटली अगर आप ये देखोगे, आपके 7 क्वेश्चन मेंस के प्रेडिक्ट करने ईजी है। ये मैं नहीं कह रहा, आप 2013 से लेकर 2025 तक के पेपर देखोगे उठा के, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के, तो आपको ये पैटर्न दिखेगा कि एक क्वेश्चन ग्रोथ से आ रहा है, 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, एक क्वेश्चन इंडस्ट्री से पूछ रहे हो। क्लियर? एक क्वेश्चन इंडस्ट्री से पूछ रहा है, एक क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल से पूछ रहा है। तो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर से पूछेगा या इन्वेस्टमेंट मॉडल से, या दोनों से मिला के पूछ ले। क्लियर? तो अल्टीमेटली ये चीज़ है। क्लियर? अब जो लास्ट वाला टॉपिक है जिसको मैंने कुछ नहीं लिखवाया, प्लानिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ से सवाल ही नहीं पूछता। क्लियर? और अगर मैं बात करूँ प्लानिंग की,
तो अगर मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठा के देखूं 2011 से लेके 2025 तक के, हार्डली आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे प्लानिंग के। क्लियर, मतलब रेयर है। तो इसका मतलब प्लानिंग टॉपिक उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉवर्टी से भी अगेन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट से भी काफ़ी कम क्वेश्चन मिले। तो मतलब ये ऐसा टॉपिक है लास्ट वाला कि अगर मैं छोड़ के भी चला जाऊँ, क्लियर, तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आ रहे। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं आ रहे। क्लियर, तो अल्टीमेटली लेकिन हाँ हम करेंगे, टेंशन मत करो, कभी आपको आप भी छोड़वा दोगे नहीं, आई विल कवर इट, डोंट वरी अबाउट इट। क्लियर, बट वैसे आपको बता रहा हूँ, तो हमारी क्लास का जो ऑर्डर रहेगा इसी ऑर्डर में हम चलेंगे। क्लियर, तो पहले हम फिजिकल पॉलिसी करेंगे, फिर हम करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, तो इसी वे में हम चलेंगे। अब बचा जो आपका ग्रोथ, अब कई कोचिंग्स में यार देखो होता क्या है, ग्रोथ पहले स्टार्ट करा देते हैं। क्लियर, तो उनकी वो अप्रोच ही गलत है। क्लियर, उनकी अप्रोच ही गलत है, बिकॉज जब आपको ग्रोथ को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है, क्लियर, तो जब तक आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, क्लियर, तब तक आप ग्रोथ का मेंस का आंसर लिख ही नहीं सकते। दैट इज वाई आई हैव केप्ट इट डेलिबरेटली इन द एंड। क्लियर, उसको इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा। क्लियर, तो ऐसा नहीं है कि मैंने मजे मजे में रख दिया कि चल भाई आज ये कर लेंगे, आज ये कर लेंगे। क्लियर, तो ऐसा नहीं है। क्लियर, तो दैट इज वाई आई डेलिबरेटली केप्ट इट इन द। क्लियर, तो यहाँ पर चीज़ है। प्लस अगर मैं बात करूँ जीडीपी वगैरह की भी, तो जीडीपी वगैरह से भी अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखोगे बहुत कम पूछ रहे हैं। तो अगर 2011 से उठा के 2025 तक के पेपर देखोगे, तो जीडीपी या उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके ऊपर काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स के अंदर। क्लियर, तो इसलिए उस चीज़ की भी टेंशन नहीं करनी। क्लियर, उस चीज़ की भी टेंशन नहीं करनी। तो यहाँ पर अगर आप ये देखोगे, आप जब एग्जाम की तैयारी करते हो तो यू मस्ट नो कि कौन से एरिया से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से एरिया से नहीं आ रहे। लाइक अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर फिजिकल पॉलिसी से 3 क्वेश्चन थे। लास्ट ईयर सीधा सीधा 3 क्वेश्चन थे। उससे लास्ट ईयर भी 1 क्वेश्चन था। क्लियर, तो आप देख सकते हो इस पर। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ रहे हो वो। क्लियर, क्लियर, तो अल्टीमेटली हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा फिजिकल पॉलिसी। क्लियर, तो ये चीज़ है। अब स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा और बात करेंगे, लाइक बुक्स, कि व्हाट बुक्स आई हैव टू रेफर अलोंग विद द क्लास। तो ये एक आपका सबका कॉमन क्वेश्चन है। क्लियर, तो आप ही बताओ, यू नो बेटर देन मी। मैंने क्लास नोट्स के अलावा पूछा ना, क्लास नोट्स तो पढ़ोगे यार। क्लियर, नहीं तो अदरवाइज देर इज नो पॉइंट इन कमिंग इन द क्लास। क्लियर, तो समझ गए। तो क्लास नोट्स के अलावा और क्या बुक्स पढ़े? एक ने एनसीईआरटी आंसर कर दिया, और नितिन सिंघानिया, और संजीव वर्मा, और कोई बुक नहीं? मार्केट में तो यार कई सारी किताबें बिक रही है, रंग बिरंगी, कलरफुल। यार देखो, जब व्हेन यू गेट सिलेक्टेड एज अ ब्यूरोक्रेट, वहाँ जीवन कलरफुल नहीं है, वहाँ पर कलरफुल जीवन है ही नहीं। वहाँ तो ब्लैक एंड वाइट जीवन निकलेगा, क्योंकि सारा दिन पढ़ोगे ब्लैक एंड वाइट पन्ने। ये सुनो, वही पढ़ोगे ना। वहाँ पर टर्म जरूर यूज़ करते हैं वो सेक्रेटरी, लेकिन सेक्रेटरी देखोगे तो कैसे होते हैं, समझ गए ना। तो अल्टीमेटली तो अल्टीमेटली दिस इज द थिंग। तो बताओ और कौन सी बुक्स है? रमेश सिंह। मैंने देखो, अब मैं यहाँ पर इसलिए आपसे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप अपने अंदर के ज्ञान को निकालो, ये बुक पढ़ूंगा, ये बुक करूँगा। आई आस्क बुक्स, और आप जो नाम ले रहे हो ना, दे आर नॉट बुक्स, दे आर गाइड। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुक एंड गाइड। समझ गए, समझ गए। एनसीईआरटी इज अ बुक। क्लियर, और जो आप बोल रहे हो एक्स वाई जेड, थोड़ा मैं कैमरे में बोल नहीं सकता, आप लोग बोल सकते हो। क्लियर, एथिकल इश्यूज। क्लियर, तो अल्टीमेटली अगर आप जो लोग बुक्स बोल रहे हो, दे आर नॉट बुक्स, दे आर गाइड, एक्सेप्ट एनसीईआरटी। क्लियर, तो जब यहाँ पर बात आती है एनसीईआरटी में, आपने देखा होगा कि दे यूज टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। गाइड के अंदर क्या होता है, आपको फैक्ट फैक्ट बता दिए और जाओ। क्लियर, तो गाइड उनके लिए हेल्पफुल है जिनके कॉन्सेप्ट सॉलिड है। क्लियर, दैट इज द ओनली रीजन कि मार्केट के अंदर बच्चा बुक तो मतलब गाइड तो खरीद लेता है वाली, लेकिन उसको समझ नहीं पाता। क्लियर, क्यों? कॉन्सेप्ट नहीं है, बेस नहीं है। क्लियर, तो दिस इज द ओनली रीजन। क्लियर, तो आप उन गाइड्स को समझ सकते हो वंस यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो सीधा उसके ऊपर अगर जाके उसको पढ़ोगे तो देर इज नो पॉइंट। क्लियर, तो आप टाइम ही वेस्ट करो। क्लियर, तो अल्टीमेटली आई विल सजेस्ट यू डोंट परचेज गाइड्स। गाइड्स परचेज होती हैं सिर्फ कॉलेज के अंदर। क्लियर, यहाँ यूपीएससी में गाइड नहीं चलती। क्लियर, तो अल्टीमेटली इट विल नॉट वर्क। क्लियर, तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है? क्लियर, तो पहले अब एनसीईआरटी की सच्चाई भी सुन लेते हैं। क्लियर, तो वो भी पता होनी चाहिए।
तो एनसीईआरटी क्या मुझे पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए क्लास के साथ में, वो भी हम बात करेंगे। तो पहले उसी की बात करते हैं। अब मैं अगर एनसीईआरटी बात करूं तो एनसीईआरटी स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 9th। ठीक है, तो देखो यार, हर किसी का एक अपना ओपिनियन है, दिस इज सब्जेक्टिव इशू। क्लियर, तो सब्जेक्टिव इशू में शायद मैं आपको भी बोल दूंगा एनसीईआरटी नहीं पढ़नी इकोनॉमी की। क्लियर, बाहर कोई जाओगे आप तो आपको 10 लोग बोलेंगे यार एनसीईआरटी पढ़नी है, तो दिस इज सब्जेक्टिव। क्लियर, लेकिन मैं आपको जो बोलूंगा वो लॉजिक के साथ बोलूंगा। क्लियर, ऐसा नहीं है कि मत पढ़ना। क्लियर, तो वो आपको ऊपर है कि आपने एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। क्लियर, तो अल्टीमेटली अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी स्टार्ट्स फ्रॉम क्लास 9th इकोनॉमी की। क्लियर, तो 9th 10th 11th 12th, तो अपने पास एनसीईआरटी इन 4 स्टैंडर्ड्स में। तो व्हेन आई कम टू 9th एंड 10th, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी उठा के देखिए। पालमपुर, एक बच्चा गया अपनी दादी नानी के घर में, वहाँ उसने किसान को काम करते देखा। अब आपको लगता है यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगी कि कौन सा बच्चा था, क्या नाम था उसका, पालमपुर गया था। क्लियर, और इट इज़ लाइक दिस कि वो चीज़ें ऐसी है। क्लियर, वो चीज़ें ऐसी है क्लियर दैट यू कैन इवन विदाउट रीडिंग ऑल्सो यू कैन आंसर इट। तो पहली बात यूपीएससी पूछेगा नहीं। तो मतलब 9th और 10th की जो इकोनॉमी की बुक्स हैं, दे आर रिटन विद सच अ बेसिक थिंग कि वो यूपीएससी नहीं पूछेगा आपसे। क्लियर, और उनके अंदर कोई ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी खरीद के उनके लिए 2 दिन भी लगाने पड़े। तो आई विल सजेस्ट यू 9th और 10th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। क्लियर, नहीं पढ़नी। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी ना, मत पढ़ना भाई। क्लियर, देर इज नो नीड। क्लियर, तो ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बोला, दिस इज अ सब्जेक्टिव इशू। क्लियर, लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता है कि आप उसको पढ़ के टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। क्लियर, वाई, बिकॉज उसमें जो दे रखा है डेवलपमेंट, क्लियर, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में वो आपको ये बता रहा है कि एक जगह जाओगे किसान वैसे काम करता है, रूरल इकोनॉमी में ये हो रहा होता है, तो नथिंग लाइक दिस, तो वो आपको वैसे ही पता है। क्लियर, तो उसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं बता रहा वो, या तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हो, कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी हो, क्लियर, जो आपको पता होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली इट इज़ ऑफ नो यूज, नंबर 1। क्लियर, अब आता है 11th की एनसीईआरटी, जो जिसमें लिखा होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर, क्या वो मुझे पढ़नी है? अब मैं कहूँगा वो भी नहीं पढ़नी। आप कहोगे सर अभी तो आपने स्टार्टिंग में बोला इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है, अब आप उसको भी मना कर रहे हो। अब मैं उसको मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो जो बुक है ना 2006 के अंदर प्रिंट हुई थी, उसके बाद रीप्रिंट हो रही है। क्लियर, तो 2006 और आज क्या चल रहा है 26, 20 साल हो गए हैं। क्लियर, 20 साल पहले की इकोनॉमी, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ, ना यूपीएससी इंटरेस्टेड है, ना मोदी जी इंटरेस्टेड है, समझ गए? तो वो भी इंटरेस्टेड है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द ओल्ड थिंग्स। जब उन्होंने एमजी नरेगा का नाम ही चेंज कर दिया, क्लियर, तो अल्टीमेटली दे आस्क यू न्यू थिंग्स ना। क्लियर, दे हैव चेंज सो मेनी थिंग्स। क्लियर, तो अब जो एग्रीकल्चर की पुरानी स्कीम्स थी वो अभी नहीं चल रही है, दे हैव कम आउट विद न्यू स्कीम्स। क्लियर, तो आप ये पढ़ोगे भी तो आपको जो उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्लियर, दैट इज नॉट एग्जाम रेलिवेंट। क्लियर, दैट इज नॉट एग्जाम रेलिवेंट। प्लस प्लस आज से 20 साल पहले मेरी इकोनॉमी क्या चल रही थी कोई नहीं पूछेगा। हाँ, उसमें एक ही चैप्टर काम का है, एलपीजी रिफॉर्म्स। क्लियर, वो हम अपने प्लानिंग में भी करेंगे। क्लियर, तो अल्टीमेटली उस चैप्टर के लिए अगर आप वो पूरी बुक पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। क्लियर, बट अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज। क्लियर, तो 11th की एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी। हाँ, अगर ये प्रिंट करके नई 2026 के हिसाब से अगर अपडेट कर दें तो देन इट बिकम्स रेलिवेंट। क्लियर, बट 2006 का डेटा उठा के पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करोगे। अब आते हो 12th की एनसीईआरटी। अब 12th में 2 एनसीईआरटीज है, माइक्रो एंड मैक्रो। क्लियर, माइक्रो इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। क्लियर, तो जो मैंने आपको 12-13 थीम्स लिखवाई हैं ये, तो इसमें एक भी माइक्रो थीम नहीं है। क्लियर, और माइक्रो पे आपका क्वेश्चन भी नहीं आता। क्लियर, तो माइक्रो इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। क्लियर, तो इसलिए माइक्रो भी आपको नहीं पढ़नी। क्लियर, कई लोग बोलेंगे माइक्रो के बिना मैक्रो नहीं समझ सकते, सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, तो माइक्रो के बिना मैक्रो आप आराम से समझ सकते। क्लियर, तो अल्टीमेटली अगर ऐसा कुछ होता तो यूपीएससी अपने सिलेबस में मेंशन जरूर करती कि पहले माइक्रो पढ़ फिर मैक्रो पढ़। यस और नो? हाँ, अगर आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है देन यू हैव टू स्टडी, बट हम यहाँ पर जीएस की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो माइक्रो भी नहीं पढ़नी। हाँ, अब आती है मैक्रो, ये पढ़नी है। क्लियर, तो इसमें आपके 6 चैप्टर है मैक्रो में। तो रेड कलर का जो कवर वाली बुक देखी होगी आपने एनसीईआरटी, दैट इज मैक्रो। क्लियर, अब 12th के अंदर जो मैक्रो है ये पढ़नी है। अब ये जो 6 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन ही है, तो ले देखे 5 बज गए। तो 5 चैप्टर जो है आई विल से दैट दे आर इंपॉर्टेंट बट नॉट यू कैन से सफिशिएंट।
क्लियर। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो आपकी काम की है, बट वो सफिशिएंट नहीं है, तो आपको मतलब उससे ऊपर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, उस लेवल से ऊपर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो अल्टीमेटली मैक्रो आप रेफर कर सकते हो। क्लियर। बट आप ये सोचो मैक्रो पढ़ के मैं प्रीलिम्स के या मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, नहीं। अब जैसे अगर मैं इस मैक्रो के अंदर बात करूं तो दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की उन्होंने बात ही नहीं करी है। क्लियर। तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं आपको कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। सिमिलरली उन्होंने और भी जो कई ऐसे टॉपिक्स हैं, लाइक मैक्रो की अगर एनसीईआरटी का इंडेक्स खोल के देखोगे, दे हैव नॉट मेंशन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, लेकिन इस बुक के अंदर इन्फ्लेशन वर्ड कहीं पे भी मेंशन नहीं है, मतलब इन्फ्लेशन का चैप्टर मेंशन नहीं है। क्लियर। दे हैव नॉट मेंशन अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स, तो इस बुक के अंदर फाइनेंशियल मार्केट भी कहीं मेंशन नहीं है। तो इस बुक में मेंशन क्या है, एक तो फिजिकल पॉलिसी मेंशन है आपकी। क्लियर। मॉनेटरी पॉलिसी मेंशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंशन है, हाँ मतलब आरबीआई का रेफरेंस है। क्लियर। तो अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो ऐसे ही 3-4 टॉपिक इसमें बस इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। तो इसका मतलब मैक्रो एनसीईआरटी इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम बट नॉट सफिशिएंट। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ? क्लियर। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर। तो एक चीज़ ये भी याद रखना। क्लियर। एक चीज़ ये भी याद रखना। तो अल्टीमेटली मैक्रो आपकी काम की है। तो आप ये देखो कि अगर आप 9, 10th, 11th और 12th की माइक्रो खरीद चुके हो, उसको साइड में ही रख दो, क्योंकि अननेसेसरी किताब पड़ी रहेगी तो टेंशन होगी कि ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, ये कोई काम की नहीं है। तो बेटर होगा दोबारा बुक शॉप वाले को दो, पैसे वापस मिल जाएंगे, यू कैन से सम पार्टी ऑल्सो। क्लियर। तो अल्टीमेटली ये कर सकते हो, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट। क्लियर। देर इज नो पॉइंट इन परचेजिंग 9, 10th, 11th एंड माइक्रो एनसीईआरटी। क्लियर। तो उसमें से आपके क्वेश्चंस भी नहीं आते। क्लियर। हाँ, टाइम वेस्ट करना है, पढ़ लो। क्लियर। कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं यहाँ पर यूपीएससी में कि सर मेरे को नॉलेज चाहिए, ले ले बेटा नॉलेज, मैंने मना थोड़ी किया। एक्स्ट्रा नॉलेज ले, क्योंकि नॉलेज के लिए कभी मना नहीं होती यार। क्लियर। तो नॉलेज तो हर जगह मतलब बिकी रही है यहाँ पर। क्लियर। तो अल्टीमेटली नॉलेज इज एवरीवेयर। क्लियर। बट यहाँ पर आपको वो नॉलेज चाहिए पहले कि एग्जाम क्रैक कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली योर पेरेंट्स आर गोइंग टू आस्क यू कि बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो आप ये बोलो पापा मैंने नॉलेज तो बहुत ले ली, लेकिन वो नॉलेज काम की नहीं थी। क्लियर। तो कोई फायदा नहीं है। क्लियर। तो पहले आप उस नॉलेज के पीछे भागो जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। वंस यू गेट सिलेक्टेड तो कुछ भी पढ़ते रहना यार। क्लियर। तो यहाँ पर ये स्टोरी है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस इन एनसीईआरटीज पे टाइम मत स्पेंड। क्लियर। अब मेंस की भी अगर मैं बात करूँ तो मेंस की बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं, लेकिन वो पढ़ने के लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए। जैसे कि देर इज बुक बाय उमा कपिला, मिल जाएगी, काफ़ी मोटी है। क्लियर। तो वो पढ़ने की अगर हिम्मत रखते हो तो ले सकते हो, दैट इज़ फॉर मेंस। क्लियर। उसके अलावा मेंस के लिए आपका पढ़ने का क्या है, न्यूज़पेपर। क्लियर। न्यूज़पेपर में काफ़ी चीज़ें आती हैं। क्लियर। जो आप स्किप भी करते होगे। क्लियर। न्यूज़पेपर में काफ़ी चीज़ आती है। और अगर मैं बात करूं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का जो एक बिजनेस का पेपर आता है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि यूपीएससी उससे ऊपर क्वेश्चंस पूछ। क्लियर। उससे ऊपर क्वेश्चंस पूछ। क्लियर। तो अल्टीमेटली उससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्लियर। उससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्लियर। तो अल्टीमेटली ये चीज़ है। ओके। तो अगर मेंस की मैं बात करूं तो मेंस में नंबर कम क्यों आते हैं? जैसे मैंने आपको बताया 4 क्वेश्चंस आपके एग्रीकल्चर से आते हैं। एग्रीकल्चर का कोई नोट्स मटेरियल नहीं है। क्लियर। चाहे कोई किताब उठा लो। क्लियर। चाहे किसी कोचिंग के नोट्स उठा लो, कोई नहीं कराता। क्लियर। हर कोई आएगा पहली क्लास में, मतलब 2-4 दिन तो डिमांड सप्लाई के ग्राफ बना के चला जाएगा। क्लियर। और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, वो आपका पार्ट सिलेबस का, लेकिन 2010 से पहले था, मतलब 2011 से पहले। क्लियर। अब लाइफ में अपडेट भी तो होना पड़ता है ना, जस्ट यू अपडेट योर मोबाइल फ़ोन ऐप्स। क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज़ है, लेकिन कई टीचर नहीं कर रहे अपडेट। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का कोई भी मटेरियल नहीं है, बट यू डोंट हैव टू वरी, आई विल टेक एग्रीकल्चर के लिए। मैं मतलब अगर मैं 3 घंटे की क्लास ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कम से कम 5 क्लासेज एग्रीकल्चर पर ही निकालूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कैसे हम क्या करते हैं। क्लियर। और जो कराऊंगा दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। क्लियर। बस आपको उसके बाद करना क्या है, उसको रिवाइज करना है, एंड यू हैव टू अपडेट विद करंट अफेयर। क्लियर। और करंट अफेयर की भी जब बात आई न्यूज़पेपर कि वेन यू से सर कि मेरे को कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आप कोई भी अपनी मर्जी का न्यूज़पेपर पढ़ो, इधर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, या फिर आप हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ सकते हो, क्योंकि न्यूज़ इज़ न्यूज़ की कवरेज होनी चाहिए आपकी। क्लियर। तो अगर आपकी कवरेज है तो यू हैव नो इशू इन दैट, नंबर 1। नंबर 2, न्यूज़पेपर कभी भी आपके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करता। कि अगर आप सोचो कि मैं एडिटोरियल रोज बैठ के पढ़ रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, नहीं।
न्यूज़पेपर सिर्फ आपको ऑलरेडी जो आपके कॉन्सेप्ट बने होते हैं, चाहे आपने बुक पढ़ के बनाए हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करें या किसी क्लास में डेवलप करें, तो न्यूज़पेपर उसके ऊपर आपको हेल्प करता है। क्लियर, करके देख लो चाहे। क्लियर, तो आपने अगर किसी ने आपके साथ कोई इशू डिस्कस कर लिया, उसके ऊपर आर्टिकल आ गया, क्लियर, तब आपको समझ आएगा कि मुझे क्या न्यूज़ पढ़नी है और क्या छोड़नी। क्लियर, तो पहली बात तो आपको वो आर्टिकल समझ आए। क्लियर, तो ये चीज़ है। क्लियर, तो आपका यूपीएससी का एक एक क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछती है, दैट इज़ विद लॉजिक। ऐसा नहीं है कि हवा में आज ये मन कर रहा है पूछ रहे। क्लियर, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दे यूज टू आस्क अ लॉजिकल क्वेश्चन। क्लियर, तो ये आपका पूरा ये चीज़ है। क्लियर, तो आप कुछ पूछना चाहते हो? नहीं तो अदरवाइज विल स्टार्ट विद आर टॉपिक। इकोनॉमी का असली मतलब क्या होता है? ये 13 3 जो हम पढ़ने वाले हैं यार बेटा। हिस्ट्री में हम पास तो देख रहे हैं, लेकिन हम हिज की स्टोरी पढ़ रहे हैं, हर की स्टोरी नहीं पढ़ रहे। क्लियर क्लियर। जी, इकोनॉमी में बेसिकली अगर आप देखोगे, लाइक हमारा जो मेन पर्पस होता है इकोनॉमी के अंदर, तो इफ़ आई सी, तो कहीं ना कहीं हम जो सर्कुलेशन ऑफ मनी कर रहे हैं ना, दैट शुड बी प्रॉपर। किसी भी कारण अगर वो सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक रहा है, क्लियर, तो अल्टीमेटली सर्कुलेशन ऑफ मनी के लिए योर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड वर्क। क्लियर, प्लस जो हमें अभी टॉपिक्स लिखवाए हैं, तो वी हैव सो मेनी पैरामीटर्स, हम पढ़ेंगे इनके अंदर कई सारे पैरामीटर्स। क्लियर, तो वो सारी चीज़ें। क्लियर, मतलब you will understand the term economy once we complete our 6 7 topics. Clear, at least starting के 3 topics. Clear, और कोई डाउट सर, कुछ पूछना चाहते हो, मतलब जनरल क्वेरी, एनी जनरल क्वेरी पूछ लो भाई, बाद में फिर टेंशन होगी सर ये करूं ये ना करूं। बड़े शांत लग रहे हो यार, शांत लोग बड़े वायलेंट होते हैं, पता है। पूछ लो भाई, नहीं पूछना? मैं बोल रहा हूँ ना, क्लास नोट्स। क्लियर, मैक्रो भी पढ़नी है तो पढ़ो, बट आई विल कवर मोर देन दैट, डोंट वरी अबाउट। जो मैक्रो में लिखा हुआ है ना, वो तो कवर करूंगा ही, तो ऊपर ही कवर करूंगा। क्लियर, प्लस हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, बट न्यूज़पेपर पढ़ने का भी आपको बताऊंगा कब से पढ़ना शुरू। क्लियर, अब ये नहीं हो कि आज से ही जाके न्यूज़पेपर उठा लिया, कुछ समझ नहीं आएगा। सम टॉपिक्स हैज़ टू बी कवर्ड, तब जाके समझ आए। और कोई? मेरा नाम हिमांशु है। और कुछ जाना है? बताओ। मेरे नाम से इम्पोर्टेंट तुम्हारा सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। क्लियर बताओ, और कुछ? तो मतलब क्लास के साथ में कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगा, रियल लाइफ के भी एग्जांपल दूंगा। क्लियर, तो मतलब लाइफ भी आपको लगेगा हाँ यार, लाइफ चेंज करनी चाहिए। क्लियर, अल्टीमेटली दिस इज द थिंग। बोलो, कुछ नहीं? चलो, बिफोर वी स्टार्ट आर क्लास, 5 मिनट और लूँगा, बिकॉज आई हैव सम रूल्स ऑफ माई क्लास जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर, पहला रूल है दैट यू हैव टू बी रेगुलर। रेगुलर मीन्स जब जब क्लास हो रही है आप क्लास में होना चाहिए। क्लियर, तो पहला रूल है मेरी क्लास का रेगुलर। क्लियर, तो रेगुलर का मतलब ये मत सोचना कि यहाँ पर हम फिजिकली आ गए और यहाँ सो रहे हैं। क्लियर, तो रेगुलर मीन्स आई वॉन्ट योर माइंड शुड बी एक्टिव इन माई क्लास। क्लियर, तो मतलब जो भी हम 2 3 घंटे अपनी क्लास ले रहे हैं, तो दैट टाइम यू विल बी एक्टिव। तो मतलब कोई किसी तरह का कोई थॉट नहीं होना चाहिए कि मम्मी ने आज सुबह उठ के ये कह दिया, पापा ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। तो दोज थॉट शुड बी आउटसाइड द क्लास। हाँ, 2 3 घंटे के बाद जब क्लास ओवर हो जाएगी, दोबारा उन थॉट्स को ले आना। क्लियर, क्यों? क्योंकि 3 घंटे जो भी हम क्लास ले रहे हैं, 2 3 घंटे, ताकि आप चीज़ों को समझ सको। क्लियर, तो मैं इसलिए ये चीज़ बोलता हूँ बिकॉज इकॉनमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको वंस यू अंडरस्टूड, ईजी टू रिवाइज। जैसे अगर मैं हिस्ट्री पॉलिटी की बात करूँ, हिस्ट्री पॉलिटी के ऐसे सब्जेक्ट हैं आपको शायद क्लास में सुनने में मज़ा भी है। क्लियर, समझ भी आ जाएगा, बट जब आप उसको रिवाइज करने बैठोगे ना, टाइम बहुत लगता है। इकॉनमी में उल्टा है कि क्लास में घुसाने में टाइम लगेगा, कि मतलब समझाने में, बट एक बार ही समझ आ गया तो रिवीजन टाइम विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। क्लियर, तो रिवीजन टाइम आपका एकदम रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब जब आप प्रीलिम्स दे रहे होगे, चाहे 26 में दे रहे हो चाहे 27 में, तो अल्टीमेटली अगर सपोज 27 में आप प्रीलिम्स दे रहे हो, क्लियर, तो आप हिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए 20 दिन लेके बैठे हो फॉर एग्जांपल, पॉलिटी को रिवाइज करने के लिए फिर 20 दिन लेके बैठे हो। लेकिन इकोनॉमी अगर एक बार समझ आ गया, यू विल रिवाइज इन, यू कैन से 7 डेज। क्लियर, तो ये आपके ऊपर है कि आप आगे टाइम कम करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो।
तो इसलिए रेगुलर। तो पहला है रेगुलर। तो रेगुलर मीन्स यू शुड बी मेंटली हियर विद फुल कॉन्सेंट्रेशन। ये नहीं है कि सर फिजिकली आपने बोला था रेगुलर, मैं तो रेगुलर था। क्लियर, नंबर वन। क्लियर, नंबर वन। नंबर टू, वट एवर आई विल कवर इन द क्लास दैट यू हैव टू रिवाइज डेली। मतलब अगली क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आओगे। और रिवीजन भी ऐसा होगा कि सपोज आज हमने कुछ कवर किया, आप कल उसको रिवाइज करोगे। अगर कल की क्लास आने से कल जो हम कवर करेंगे उसको तो रिवाइज करोगे, लेकिन डे 1 की क्लास को भी रिवाइज करोगे। जब डे 3 आएगा तो डे 3 को भी रिवाइज करोगे। क्लियर, डे 2 और डे 1 को भी करोगे, तभी जाके चीज़ें माइंड में घुसनी शुरू होंगी। बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरलिंक्ड। तो जितने भी आपको टॉपिक्स लिखवाए हैं ये सबका एक कनेक्शन है। क्लियर, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। लाइक फिजिकल पॉलिसी है, हम जब कर लेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में भी कनेक्शन है। इन्फ्लेशन करेंगे तो हम देखेंगे इन्फ्लेशन का कनेक्शन फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी से। क्लियर, बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कनेक्शन आपको इन्फ्लेशन, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से। तो देर इज अ कनेक्शन। तो इसलिए आपका इस ऑर्डर में लिखा है मैंने। क्लियर, तो यू हैव टू फॉलो इन दैट। क्लियर, तो आप देखोगे तो जब रिवाइज करोगे तभी। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी बोलूँगा। जब आप रिवाइज करोगे, आप सपोज कर लो मेरी 2 घंटे की क्लास है, तो वट एवर आई एम कवरिंग, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में, हार्डली हाफ एन आवर लगेगा। क्लियर, हार्डली हाफ एन आवर लगेगा आपको रिवाइज करने में। क्लियर, तो ये नहीं है कि आप सोचो कि रिवाइज करने में मेरे को यू कैन से 2 घंटे की क्लास रिवाइज करने में मेरे को दोबारा 2 घंटे लग रहे हैं, तो फिर क्लास का पर्पस नहीं है। क्लियर, तो फिर क्लास का पर्पस नहीं है। तो अल्टीमेटली रिवाइज टाइम आपका ऑटोमेटिकली, जो भी हमारी 2 घंटे की क्लास है तो आप आधे घंटे में रिवाइज कर लो। क्लियर, तो दिस इज क्लियर। तो धीरे धीरे आपका टाइम भी रिवीजन का कम होता जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट अगर आप देखोगे, थर्ड रूल इज पेशेंस। अब पेशेंस क्यों लिखता हूँ मैं? क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे विच आर यू कैन से फ्रेश इन माइंड, मतलब जिनके लिए इकोनॉमी पहली बार पढ़ रहे हो, उनको मेरे लिए समझाना बहुत ईजी होता है। क्लियर, कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़ के आए हैं, अब उनके लिए क्या टेंशन होता है कि उनके लिए पहले मेरे को जो उन्होंने उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो उसको पहले अनलर्न करवाना पड़ेगा, फिर दोबारा नया कॉन्सेप्ट लर्न कराना पड़ेगा। तो मेरी मेहनत ज़्यादा लगेगी ना। ये सुनो, ये सुनो, नहीं मतलब मैं अगर अपनी क्लासेस लेता हूँ तो मैं डिवाइड कर देता हूँ फीस को कि भाई तू अगर पहली बार पढ़ रहा है तेरे लिए 10,000 फीस है, तू अगर कहीं से पढ़ के आया है तो तेरे लिए 15,000 फीस है। ये सीधी सी बात है ना, मेरी 5,000 की मेहनत तो लगी। मैंने बोला ना आई एम इकोनॉमिस्ट। क्लियर, क्लियर, तो मतलब मेरा माइंड ही वैसे चलता है। क्लियर, भाई मेहनत ज़्यादा है तो अल्टीमेटली दिस इज अ थिंग। क्लियर, तो यहाँ पर खैर, यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो मेरा कहने का मतलब है कि अनलर्न करवाना पड़ेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जिसने पहले पढ़ रखी है डाउट्स उसके भी मैं क्लियर करूँगा, लेकिन वो डिपेंड करता है जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड डाउट है। क्लियर, तो क्लास में ही डाउट ले लूँगा। बट अगर वो सपोज पहले से ही पढ़ के आया है और वो मुझसे कोई एडवांस लेवल का डाउट पूछ रहा है, वो भी मैं क्लियर करूँगा, लेकिन क्लास के बाहर। क्लियर, क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अदरवाइज अदर स्टूडेंट विल गेट डिस्टर्ब्ड, प्लस अदर स्टूडेंट विल ऑल्सो गेट कन्फ्यूज। क्लियर, क्योंकि कहीं ना कहीं होता क्या कि आप सपोज कर लो कि फिजिकल पॉलिसी में पढ़ा रहा हूँ और आपका डाउट आ गया कहीं इन्फ्लेशन से, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी इन्फ्लेशन का लिंक आएगा। क्लियर, आपने वहाँ का डाउट पूछ लिया, तो नो डाउट मैं टॉपिक को उसको वहाँ पर इन्फ्लेशन में कवर कर रहा हूँ। क्लियर, तो मैं आपका जो एडवांस लेवल का डाउट है बाहर लूँगा। तो इसलिए पेशेंस बोलता हूँ कि पेशेंस में आपके 2 तरह के डाउट्स हैं। एक तो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो डाउट्स मैं क्लास में ही लूँगा। क्लियर, क्योंकि हो सकता है कि उस डाउट से और बच्चों को भी बेनिफिट हो जाए। जो एडवांस लेवल का डाउट है वो इमीडिएटली आफ्टर द क्लास। क्लियर, मिल के जाऊँगा आपसे, ऐसा नहीं है भाग जाऊँगा। क्लियर, वहाँ पकड़ लेना मुझे, मैं खुद ही बैठ जाऊँगा यार, याद हो भाई। क्लियर, तो एडवांस लेवल डाउट आई विल टेक आउटसाइड द क्लास। क्लियर, मैं आपको अपने आप ही बता दूंगा बेटा इसका लिंक आगे है तो आप मेरे से क्लास के बाहर मिलो। क्लियर, तो वो आप उस चीज़ की टेंशन मत करो। क्लियर, तो ये 3 मेरी क्लास के रूल्स हैं, दैट इज रेगुलर, रिविजन एंड पेशेंस। क्लियर, और चौथा रूल क्या है? इन 3 रूल को मत भूलना। क्लियर, तो दिस इज माई 4th रूल। क्लियर, तो ये 4 रूल याद रखना, दैट यू डोंट हैव टू फॉरगेट दीज 3 रूल्स। क्लियर, तो अगर आप ये चीज़ करते हो तो मेरी तरफ से भी कुछ प्रॉमिस होना चाहिए। क्लियर, कि आप कहोगे सर आपकी भी तो हमने बात मान ली, तो व्हाट शुड वील गेट इन रिटर्न। क्लियर, रिटर्न में आपको ये बोलूँगा जब हमारे पहले 3 टॉपिक हो जाएंगे तो आपको मैंने लिखवा रखे हैं, तो यू विल जनरेट इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। क्लियर, तो कहीं ना कहीं आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। क्लियर, फिर उसके बाद जब अगले 3 या 4 टॉपिक हो जाएंगे, यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व PYQs। क्लियर, सब सेट है अपना, ऑब्जेक्टिविटी। क्लियर, सब सेट है। क्लियर, तो पहले 3 टॉपिक में आई विल जनरेट योर इंटरेस्ट।
क्लियर। तो जब मैं फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन करा रहा हूँ, क्लियर, तो यू विल वंस दीज 3 टॉपिक्स विल गेट ओवर, क्लियर। तो अगर मतलब इसको करने में हमें लगभग लग जाएंगे स्टार्टिंग के, यू कैन से अप्रॉक्सीमेटिव अराउंड 30 to 35 आवर्स, क्लियर। अब वो डिपेंड करता है आपकी क्लास 2 घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है, क्लियर। तो हम 30 to 35 आवर्स में अपने ये 3 टॉपिक खत्म करेंगे, क्लियर। तो इन 30 घंटों के बाद आप देखोगे यू विल हैव इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, क्लियर। फिर जो अगले 3 या 4 टॉपिक करेंगे, यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व PYQ प्रीलिम्स के, क्लियर। फिर उसके बाद जो अगले 3 टॉपिक करेंगे, यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व मेंस क्वेश्चन, क्लियर। तो इस तरीके से आपका हमारी स्ट्रैटेजी चलेगी, क्लियर। तो ये मत सोचना कि 2 क्लास के बाद आपको सर PYQ सॉल्व नहीं हो रहे, क्लियर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लियर। तो अल्टीमेटली यही पे हो, अगर ना हो पकड़ लेना मुझे, अगर ना हो पकड़ लेना, क्लियर। तो अल्टीमेटली जब हमारे स्टार्टिंग के 6 या 7 टॉपिक हो जाएंगे, आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना समझ आ जाएगा, जिनको इकोनॉमी की न्यूज़ में दिक्कत होती है, क्लियर। तो आई विल टेक गारंटी फॉर इकोनॉमी न्यूज़ हो, क्लियर। मतलब ये मत कहना सर मेरे को सोसाइटी की न्यूज़ नहीं समझ आ रही या मुझे पॉलिटी की न्यूज़ नहीं समझ आ रही, दैट इज़ नॉट माई डोमेन, क्लियर। तो अल्टीमेटली जब आपके स्टार्टिंग के 6-7 टॉपिक हो जाएंगे, तो आपको इकोनॉमी की जो न्यूज़ है वो भी समझ आनी शुरू हो जाएगी, क्लियर। बट अल्टीमेटली पेशेंस चाहिए, क्लियर, पेशेंस चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग के 30 आवर्स लगेंगे, तो हमें अपने स्टार्टिंग के 3 टॉपिक खत्म करने हैं। उसके बाद आपको अपने आप ही अपने में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे कि भाई हमें सब्जेक्ट समझ आ रहा है, क्लियर। तो इस तरीके